Everyone, welcome to my YouTube channel Sociology Classes about myself मीनूपाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी का सिलेबस आ चुका है और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप क्लासेस ज्वाइन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो आप यदि एनडीए नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये ख़ास तौर पे मैंने पीजीटी के जो भी स्टूडेंट हैं सोशलॉजी सब्जेक्ट से पीजीटी कर रहे हैं तो उनके लिए है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे कवर। तो पहला जो हमारा है समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है समाजशास्त्र की उद्भव की पृष्ठभूमि, क्या कारण रहे समाजशास्त्र के उद्भव के। जो समाजशास्त्र जो विषय हुआ, इसको विकसित करने और विकास अस्तित्व में आने का क्या कारण रहा, और ये कहाँ पे हुआ और किसने किया, सभी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो समाजशास्त्र है ये फ्रांस का, इसका जो उद्भव हुआ था फ्रांस में हुआ था। तो थोड़ी सी हिस्ट्री हम फ्रांस की जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही समाजशास्त्र की भी अपनी एक हिस्ट्री है। जैसे हर सब्जेक्ट की अपना अपना इतिहास है। इतिहास में जब हम खगालते हैं तो हम उस चीज़ को पाते हैं कि वो चीज़, उसकी जो पृष्ठभूमि है किस तरह की थी, किस तरह वो पृष्ठभूमि बनी जिससे उसका विकास हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई। तो उसके बारे में हम इसी तरीके से हम समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई फ्रांस में हुई। तो फ्रांस में हुई तो फ्रांस में कैसी परिस्थितियाँ थीं, कैसा इतिहास था, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लुईस 14वां से। जो लुईस 14वां, लुईस 15वां और लुईस 16वां, ये जो शासन काल था इनका, इसमें था फ्रांस में इन्होंने, इन तीनों ने 200 वर्ष तक बोरबन्स राजवंश के नाम से शासन किया। इनका जो शासनकाल था 200 वर्ष तक रहा और ये बोरबन राजवंश के नाम से जाना जाता था। और इन तीनों ने लगभग जैसे हिटलर ने शासन किया था उसी तरीके से राज्य पे, अपनी प्रजा पे शासन किया। कहा जाता है जब लुईस 14वां अपने जब जीवन यापन कर रहा था, वर्सेलिस में जो महल था, महल में रहते थे, लग्जरीज चीज़ों को यूज़ करते थे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी चीज़ों को नहीं अपनाते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। प्रजा के बारे में, जनता के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो इसी तरह उनका जो समय गुज़रा, उसके बाद लुईस 15वां आया। उनका भी समय ऐसा रहा कि उनकी स्थिति तो ऐसी हुई कि इनके जो शासनकाल में था राजकोष समाप्त हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया, ये सब मतलब विलासी किस्म के राजा थे जो अपनी लग्जरीज चीज़ों, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजकोष से राजधन ख़त्म कर रहे थे, जिसके कारण राजकोष में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। तो लुईस 15वां जब थे तो उन्होंने लोगों से टैक्स लेना, उनसे कर्ज लेना, जो गरीब तबके से लोग थे उनसे भी कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया था, और उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। ये नहीं कि जो समाज है, जो शासन है, जो प्रजा है, या अपने राज्य को व्यवस्थित करने के लिए खर्च कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए जो धन एकत्र किया था उसे खर्च कर रहे थे। तो इस तरीके से इनका भी जीवन यापन बस यूं ही कहें कि अपनी विलासिताओं में बीता और इनका जो समय था समाप्त हुआ। इसके बाद आए लुईस 16वें। लुईस 15वें के पुत्र थे।
तो इन्होंने भी वही कार्यक्रम जारी रखा जिस तरह लुईस 15 ने अपने शासनकाल में कर रहे थे। और इन लोगों का जो समय था, इनमें जो इनकी मानसिकता थी, क्या सोचते थे, इसके बारे में बता दें तो राजा जो था ईश्वरीय सत्ता को ही मानता है। लुईस 16, लुईस 15 और 14 दोनों तीनों सभी ईश्वरीय सत्ता को मानते थे। उनकी मानसिकता ये थी कि जो भी राजा है, जो राजा ये थे, वो राजाओं का मानसिकता ये थी कि वो यदि राजा बने हैं तो वो ईश्वरीय सत्ता पर है, ईश्वर ने उन्हें बनाया है और ईश्वर जो भी वो कहेंगे वो ईश्वर की कही हुई बातें होंगी। मतलब कुछ भी सब मतलब आँख मूंद के, आँख मीच के प्रजा को उनकी बातों को मानना पड़ता था। और सभी ये सोचते थे कि जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी होता था वो सब ईश्वरी द्वारा कहा गया या किया गया है। तो इस तरीके से कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। कैथोलिक चर्च की सत्ता थी, जो वहाँ की सत्ता थी कैथोलिक, जो प्रजा को भ्रमित कर रही थी, अपने तरीके से मनमाने ढंग से कार्य करवा रही थी और अंधविश्वास से पूरी भरी पड़ी थी। और जनता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उन्हें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने जीवन यापन या प्रजा को मतलब छिन्न भिन्न हो रखी थी। तो लुईस 16वें, यहाँ तक कि लुईस 16वें की जब मतलब उनकी जो विवाह हुआ था, उनका जिनके साथ विवाह हुआ था उनकी पत्नी का नाम था अंतोनेत। अंतोनेत नाम की एक महिला के साथ विवाह हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया की रानी थी, मतलब बेटी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो इनके साथ जब विवाह हुआ तो इनकी जो रानी की मानसिकता थी, ये प्रजा लोगों के मतलब प्रजा के बारे में, शासन करने के तरीके के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। उसी तरह लुईस 16वें थे, वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। तो इस तरीके से सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो रखी थी। एक बार तो ये अपनी प्रजा में मतलब अपने जो राज्य में होती हुई मतलब जा रही थी, तो रास्ते में लोगों ने इनसे प्रार्थना की, विनती की और कहा कि हमें रोटी दो। तो इनको यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि रोटी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। यहाँ इनकी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी थी कि इनको जनता के बारे में, जनता में क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, जनता किस तरीके से परेशान है, इसके बारे में बिल्कुल भी इनको जानकारी नहीं थी और ना ही रखना चाहती थी। तो ऐसी जब प्रशासन करने वाला ऐसा होगा तो वहाँ की प्रजा की स्थिति कैसी होगी। तो इसी तरीके से इन लोगों का लुईस 14, 15 और 16 की स्थिति रही, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई। फ्रांस में जब ऐसी स्थिति थी, राजा की जो ईश्वरी सत्ता के वजह से समाज में अराजकता फैली हुई थी, कुलीन वर्गों का विशेष अधिकार था, कोई भी मतलब सही गलत की कोई मानसिक स्थिति नहीं थी, जनता में अज्ञानता भरमार थी, जिसके कारण वो किसी भी स्थिति में अपने अपने कार्यों के, अपनी ज़रूरतों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं थे। और जो भी कैथोलिक जो चर्च थे, पदारी वगैरह थे, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। तो इस स्थिति में जब फ्रांस की क्रांति हुई, ये कारण रहा फ्रांस की क्रांति का। लोग, जो जनता थी, आक्रोश में आई और ये क्रांति की उसने जनता ने। जो इनकी जनता का जो नारा था जब फ्रांस की क्रांति हुई है, तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी हमारी 1789 में, 1789 में हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति थी वो हुई थी 1789 में। तो इसका जब नारा दिया गया था इस क्रांति के रूप में, तो ये इनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का। तो ये क्रांति हुई थी और इस क्रांति के में अनेक परिवर्तन हुए, जिस परिवर्तन के कारण आज फ्रांस में जो ये समाजशास्त्र का विकास हुआ। और एक और क्रांति हुई थी, वो हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति भी हुई थी 1760 में, 1760 में। तो इसमें जो क्रांति हुई हैं, क्रांति में
औद्योगिक क्रांति में क्या क्या चेंजिंग हुई, वो कपास खनन वगैरह जो भी मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो भी विकास हुए, अनेक फैक्ट्रियां लगीं कपास की, और रेल के इंजन, सब तरीके की जो भी विकास की राह मिली वो औद्योगिक क्रांति में हुई। फ्रांस की क्रांति ने ये लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की कि वो अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। इस तरीके से एक धर्म, कैथोलिक धर्म, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाया क्या, उन्होंने इसे फॉलो किया, कहा कैथोलिक धर्म को नहीं, इसमें अराजकता आ गई है, इसे नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने इस सुधार किया, धर्म सुधार भी हुए। तो इस तरीके से रिनेशा युग, तो इस तरीके से विकास हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति का वैसे तो टाइनबी को ये जो शब्द दिया गया है औद्योगिक क्रांति, तो इसके जो विचारक हैं ये हैं हमारे टाइनबी जी, इन्होंने ये शब्द दिया था पहली बार। और इनकी जो बुक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये 10 खंडों में विभाजित है। इन्होंने इसमें ये बुक में लिखा था। चलिए देख लेते हैं इसका जो विकास हुआ, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ समाज में। जब औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, तो इसके बाद जो परिवर्तन हुए, किन किन चीज़ों में परिवर्तन हुए, तो एक हुआ हमारा कृषि और भूमि में, जिसमें कृषि और भूमि का काम चल रहा था। कृषि पे जो श्रमिक थे, मजदूर थे, कार्य कर रहे थे, उनका परिवर्तन हुआ, वो औद्योगिक व्यवस्था में बदल गई। अब तो मशीनें लगने लगी, औद्योगिकरण होने लगा, कपास उद्योग सब बदल गया। तो ये स्थिति बदल गई, कृषि की जगह पे औद्योगिकरण की व्यवस्था, औद्योगिक स्थापित हो गए, उद्योग वगैरह स्थापित हो गए। और नेक्स्ट जो गांव थे, गांव में जो गरीब मजदूर किसान वगैरह रहते थे, जब उद्योग लगे तो वो शहरों और अन्य देशों में पलायन करने लगे, जाने लगे। तीसरा क्या रहा, दबाव। जो परिवर्तन हुआ वो दबाव का हुआ। पहले राजा का दबाव रहता था, बड़े स्थिति में जो व्यक्ति थे उनका गरीब तबके के लोगों पे दबाव रहता था, तो वो बदल के व्यक्तिवादी विचारधारा में बदल गया। अब इंसान की खुद की अपनी विचारधारा हुई, वो खुद की विचारधारा में परिवर्तित हुआ, उसके अपने विचार होने लगे। पहले सिर्फ दूसरे के विचारों को मानता था क्योंकि अंधविश्वासी था, उसमें अपने तर्क करने की कैपेसिटी नहीं थी। जब उनकी कैपेसिटी आई, जब ये क्रांति हुई, इसके बाद ये परिवर्तन हुआ कि व्यक्ति अपनी तार्किकता के साथ अपने आधारों को समझने लगा और अपनी बात को रखने लगा। और एक और परिवर्तन हुआ, वो हुआ राजतंत्र का। पहले तो राजा के द्वारा राज्य चलाया जाता था, फिर इसका परिवर्तन हो गया प्रजातंत्र में। अब प्रजा राजा को चुनती है, तो ये परिवर्तन हुआ, अब प्रजातंत्र चलने लगा। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई, जिससे समाजशास्त्र की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, समाजशास्त्र का निर्माण हुआ। और इस तरीके से कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यही कुछ परिस्थितियां रहीं जिसके कारण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति में हमारे जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, उन्होंने इसकी उत्पत्ति, इसके विकास और इसको एक पृष्ठभूमि दी। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने ये कवर किया कि समाज के उद्भव की पृष्ठभूमि क्या थी, फ्रांस की क्रांति किस प्रकार हुई थी और औद्योगिक क्रांति किस प्रकार हुई थी, और लुईस 14वां, 15वां और 16वां जो था, उनकी जो शासन करने की ईयर्स थे वो थे 200 वर्ष, जो बोरबन्स राजवंश के नाम से जाने जाते थे। रूसो ने एक बुक लिखी थी 1762 में, 1762 में, सोशल कंटेंट। इन्होंने इसमें कहा था कि किसी भी देश की जनता को अपने शासन चुनने का अधिकार होता है। तो यही बात यहाँ पे साबित होती है कि जनता को ही
राजा को चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो राजा है वो प्रजा की आवश्यकताओं के अनुसार ही चलेगा, तो शासन और राज्य व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कंटेंट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।